इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारत माला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर जो हमने राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। यह कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था यहां, तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहां पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई थी। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए हमको यह कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। मेहनती विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता था तो पेपर लीक होने की खबर उनके भविष्य पर कुठाराघात कर देती थी। पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार का दर्द वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया हो। यह पीड़ा वही विद्यार्थी महसूस कर सकता है जिसने वर्षों की मेहनत के बावजूद सिर्फ नकल माफियाओं की वजह से उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। हमने युवाओं की इस वेदना को समझा और राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक की समस्या जड़ से समाप्त हो गई और अब पूरी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही है, जिसका परिणाम पिछले 3 वर्षों में 20,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, और एक भी मामले में कोई मामला न्यायालय में नहीं गया, कहीं कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई और आज गरीब माता पिता को भी
उनके बेटे बेटियों को भी इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि अगर वो मेहनत करेंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, उसकी तैयारियां करेंगे और बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपनी अच्छी तैयारी करेंगे, तो उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनको न्याय मिलेगा और उनका परीक्षा में चयन होगा। भाइयों बहनों, अभी खजानदास जी बोल रहे थे, मैं और खजानदास जी जौनपुर के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर मुझे खुशी हुई जब पीसीएस परीक्षा का परिणाम उस समय निकला था 2024 का। और टेरी जनपद हो या कोई जनपद हो, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद से आज ये पीसीएस परीक्षा में, तहसीलदार या एसडीएम की परीक्षा में हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बच्चों का चयन ना हो रहा हो। हर जनपद के बच्चे उसमें चयनित हो रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा होगा पहले जिनका एक परीक्षा में भी चयन नहीं होता था, आज उन्हीं बच्चों का, उन्हीं परीक्षार्थियों का, उन्हीं गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक परीक्षा के साथ साथ 3, 4 और कुछ एक का तो 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, बहुत बार वो स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी नौकरी में जाए। और सच बताऊं, मैं आप सबके समक्ष आज मुझे कहने में बहुत संतोष की अनुभूति हो रही है कि मैं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया, बहुत सारे माता पिता, अभिभावक जब मिलते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं तो आत्मिक रूप से खुशी होती है कि जिन लोगों की अपेक्षाओं, आशाओं और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हमको सौंपा था, वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून जैसे सख्त प्रावधान भी लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हमने विधानसभा का सत्र जो आयोजित हुआ था उसमें एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जो हमारी देवभूमि की इस पुण्य धरा को भू माफियाओं से बचाने में कारगर सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हम प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार है जो केवल वादे नहीं करती है बल्कि उन्हें पूरा करके ही दम लेती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच में आती है और फिर 5 वर्षों तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अब हम 2022 में जारी अपने दृष्टिपत्र के करीब 70% से अधिक वादों को मात्र 3 वर्षों के अपने कार्यकाल में धरातल में उतारने में सफल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव तक हम अन्य वादों को भी पूरा करने में अवश्य आप सबके आशीर्वाद से सफल होंगे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों का परिणाम है। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार को दूसरी बार अपार जन समर्थन दिया और हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में ऐतिहासिक विजय राज्य में दिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपनी मोहर लगाई है। देहरादून में तो मैं अपने भाई सौरभ थपलियाल जी को आप सबने ऐतिहासिक विजय दिलाकर फिर से यह बता दिया कि देहरादून की देशभक्त जनता हमेशा राष्ट्रवादी दलों का, विकास की सोच करने वालों का ही समर्थन करती है। इसके लिए मैं देहरादून वासियों का भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय 1,05,000 मतों से, भारी अंतर से, 1,05,000 वोट तो कई बार मिलते भी नहीं है, जितना अंतर से यहां की जनता ने भाई सौरभ को जिताया। भाइयों बहनों, और लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है, पूरा मेयर ही नहीं बोर्ड भी चुना है। भाइयों बहनों, हमारा कार्यकाल ऐसे कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बना है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां एक और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में किया, वहीं G20 की बैठकों सहित अभी हाल ही में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन बहुत ही कम समय में करके दिखला दिया कि उत्तराखंड किसी भी मामले में अन्य बड़े प्रदेशों से पीछे नहीं है। भाइयों बहनों, हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम 1400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजना देहरादून में प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। वहीं हर्रावाला में 300 बेड के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हम देहरादून में प्रदूषण को कम करने हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ साथ 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि देहरादून एक ऐसा आधुनिक शहर बने
जो देश में विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करे। मुझे प्रसन्नता है आज यहां देहरादून जनपद की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीगण भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के हमारे ऐसे विद्यार्थी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 10 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य केवल और केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएं। भाइयों बहनों, कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाइयों बहनों, आप सभी ने हमेशा मुझे और हमारी सरकार को अपना असीम प्यार और समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार आप सबका आशीर्वाद और समर्थन आप देते रहेंगे, आप हमेशा हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ इसी प्रकार दिन रात काम करती रहेगी। आज के इस अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम राज्यवासियों से अपेक्षा की थी कि किस प्रकार से यहां पर हमारी शीतकालीन यात्रा, हमारे डेस्टिनेशन पूरे देश दुनिया के समक्ष आए, उसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि वह बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। निश्चित रूप से उनका हम भी प्रोत्साहन करेंगे, राज्य की सरकार, राज्यवासी उनका प्रोत्साहन करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से पूरे राज्यवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सभी विशिष्टजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं, देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इन 3 वर्षों की यात्रा में हमेशा सहयात्री के रूप में हमारा मार्गदर्शन भी किया है, हमारा प्रोत्साहन भी किया है। पुनः एक बार सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत